हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, डेट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज को कलेक्ट करने का, होल्ड करने का, इकट्ठा करने का काम करती है। एक्चुअली कैपेसिटर क्या है? दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज डिस्टेंस पे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि ये दो कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स हैं, इनका साइज के कंपैरिजन में इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है और एक प्लेट पे जितना प्लस चार्ज होता है दूसरी पे भी उतना ही माइनस का चार्ज होता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव कंडक्टर से नेगेटिव कंडक्टर तक होती है। और इस कंडीशन में यह माना जाता है कि जितना चार्ज देंगे किसी भी कैपेसिटर पे, चार्ज जो है वो पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर रहने वाले चार्ज के बराबर माना जाता है। तो जितना चार्ज देंगे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा डेवलप होएगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे हम कैपेसिटर का, यानी कि इस डिवाइस का कैपेसिटेंस कहते हैं, और इसकी वैल्यू किसी भी एक कंडक्टर पर रहने वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जैसे कि यहां से महसूस होता है कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, तो ये अगर चार्ज बदलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा। तो यहां पे हो सकता है सी की वैल्यू चेंज हो जाए, नहीं, क्योंकि चार्ज अगर आप बदलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से बदलेगा कि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इस कंडीशन में आप अगर इसको ओम्स लॉ के जरिए देखें कि रजिस्टर का रजिस्टेंस आर जो रहता है वो वी अपॉन आई के बराबर रहता है, तो V अपॉन आई में अगर V बदलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस बदलने पे करंट की वैल्यू भी इस प्रकार बदलती है ताकि R की वैल्यू वही आए, और R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपने पढ़ा होगा, रो L अपॉन ए। तो रो L अपॉन ए से हमेशा उसकी मेटल की प्रॉपर्टी और उसकी डायमेंशन के ऊपर रजिस्टर का रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तो उसी तरह से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इसकी फिजिकल डायमेंशन पे निर्भर करता है। यहां पे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर अपन को देखनी है तो बीच की पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच में रहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनके बीच का सेपरेशन। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, जैसा कि यहां से अपन देखते हैं कि बीच में दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पहले के कारण सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट प्लेट के कारण जितना होएगा सेकंड प्लेट के कारण भी उतना ही होगा। 2 टाइम्स करेंगे तो E की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट D। अब यहां पे V की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे तो C की वैल्यू निकल के आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये मेरे पास C की वैल्यू निकल के आ गई। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जो कि इन प्लेट्स के एरिया और इनके बीच के सेपरेशन पे निर्भर करता है। तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। दूसरी चीज, इस कैपेसिटर के अंदर बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना तो कंडक्टिंग मटेरियल रहता है ना ही इंसुलेटेड मटेरियल रहता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने पर यहां पर बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाएगा। मान लीजिए आपने यहां पे दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने फिल कर दिया बीच में, और ये पूरा फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अब वो E बाय के हो जाएगा। के यहां पे इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते थे। तो यहां पे के की वैल्यू मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी मेटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन दो नामों से इसको पहचान सकते हैं। तो यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन के टाइम्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन के टाइम्स होने के कारण से पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 अपॉन के टाइम्स होएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 अपॉन के टाइम्स हो गया, उसकी वैल्यू यहां पे रखेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा उसकी वैल्यू दैट इज के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगी, जो कि पुराने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगी। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और चार्ज की वैल्यू कंडक्टिंग प्लेट्स पे यानी कि कंडक्टर्स पे वो ही रहेगी। अब यहां पे
बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रहती है, तो इस रीजन के अंदर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होएगा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू रहती है वो 1/ε0 इनटू बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर रहती है। और अगर बीच में यहां पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो उस कंडीशन में यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतनी रहती है। तो ये पूरा जो वॉल्यूम होएगा, इस पूरे वॉल्यूम की वैल्यू जो हो जाएगी वो एरिया इंटू बीच का गैप, एरिया इंटू बीच का गैप, यानी कि ये वॉल्यूम हो गया अपने पास। और अगर इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो ये यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू that is 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 ये निकल के आ जाएगी। ये इसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में अगर ये वाली पुट करेंगे तो यहां पे आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी और इनकी टर्म्स में ये वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिख दिया। आप जब ई की वैल्यू क्यू की टर्म्स में पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से भी एक्सप्रेस हो जाएगी, दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q²/2ε0 Q²/2c, और ये आ जाएगी 1/2 C इंटू वी, एंड देन ये यहां पे आप Q की वैल्यू C इंटू वी पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 CV², एंड देन इसको आप यहां पे इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, डेट इज 1/2 Q, और Q की वैल्यू को आप लिख सकते हैं C इंटू वी, तो C से C गया तो Q इंटू वी, ये भी निकल के आ जाएगी। तो आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन के अंदर जो स्टोर्ड होगी उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर बाय द वे बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो यहां पे ये स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये वाली हो जाएगी, दैट इज C टाइम्स इंटू K इज इक्वल टू 1/2 K इंटू CV²। और ये यहां पे अगर आपके पास चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थोड़ी सी डाइलेक्ट्रिक डालने पर 1/K टाइम्स हो जाएगी। तो यहां पे आपके पास C की वैल्यू जो है इस कंडीशन में 1/2 K इंटू C, और V की वैल्यू आपके पास अब पुराने वाले पोटेंशियल का इतना टाइम्स हो जाएगी। सेम एज यहां पे भी आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो नई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको आप एक्सप्रेस करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे ये जो कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो 1/K टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 1/K टाइम्स हो जाएगा। हाँ, अगर यहां पे बैटरी लगी रहती तो बैटरी अगर इस कैपेसिटर से कनेक्टेड रहती तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता वही अपने दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता। वो डाइलेक्ट्रिक डालने पे पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस नहीं होता, चार्ज तब तक चेंज हो जाता। आप डाइलेक्ट्रिक डालते और ये कैपेसिटर अगर बैटरी से कनेक्टेड रहता तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम करने की कोशिश करता, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगी पोटेंशियल डिफरेंस को, तो बैटरी से थोड़ा चार्ज निकल के इस पे चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी ताकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे। अब यहां पे इन कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरीके से होता है। अगर ये कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में जुड़े हुए हों, मान लीजिए आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, और कैपेसिटर के इस तरह से दिखाया जाता है कि दो प्लेट्स होती हैं। जैसे सेल को बताने के लिए एक बड़ा बार और एक छोटी सी आप लाइन जो है डिनोट करते हैं, ये तो बैटरी को बताने का काम करती हैं, लेकिन जब भी आपको कैपेसिटर को दिखाना हो तो दो बराबर की लाइन पैरेलली आप इसमें इंडिकेट कीजिएगा। अब ये तीन कैपेसिटर आपके पास सीरीज में जुड़े हुए हैं और मान लीजिए किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं। इस बैटरी का ईएमएफ जो है वो मान लीजिए E0 है।
तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम इस इक्विवेलेंट तरीके से बता सकते हैं कि इन तीन कैपेसिटर के बजाय अगर एक अकेला कैपेसिटर मेरे को दिखाना हो यहाँ पे, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से इस अकेले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो ओम्स लॉ में आने वाले रिजल्ट का जस्ट अपोजिट होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीरीज में जब यहां पे आप तीनों कैपेसिटर अनचार्ज थे, जैसे ही बैटरी से जब जोड़ेंगे तो प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज सेम आएगा, आमने सामने की प्लेटों पे चार्ज एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट ही रहेगा। ये वाली दो प्लेटें आइसोलेटेड थी, इनका किसी बैटरी से कनेक्शन नहीं है, इन पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए था, इसलिए जितना एक पे इधर माइनस का आएगा दूसरी प्लेट इधर जो कनेक्टेड है उस पर उतना ही प्लस का आएगा। सेम सीक्वेंस आगे फॉलो होगी। तो बता ये रहे थे कि अगर कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे तो शुरुआत में अगर कैपेसिटर अनचार्ज हैं तो उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होगी, और इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होएगा वो ये वाला होएगा। इस अकेले कैपेसिटर पे चार्ज यही माना जाएगा जो कि प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज था, और इसका कैपेसिटेंस इतना मान लिया जाएगा। तो ये अकेला कैपेसिटर इन तीन सीरीज में जुड़े हुए कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट के बराबर माना जाएगा, और ये वही वर्क करेगा जो तीन कैपेसिटर सीरीज में इस बैटरी के साथ जुड़ करके कर रहे हैं। अब इस बैटरी के अक्रॉस इन्हीं कैपेसिटर्स को अगर मैं पैरेलल में जोड़ देता हूं तो क्या सीक्वेंस होएगा जरा देखिएगा। अब ये मेरे पास E0 पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो बैटरी है, इसको एक पैरेलल में जुड़े हुए तीन कैपेसिटर के अक्रॉस जब मैंने लगा दिया है, तो पैरेलल में रहने के कारण प्रत्येक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होएगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू इस कंडीशन में अलग अलग होगी। आमने सामने की प्लेटों पे चार्ज इक्वल और अपोजिट रहेगा, लेकिन अलग अलग रहेगा। इस सेल से जितना टोटल चार्ज पास होएगा Q, उस चार्ज Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगी। और इस सर्किट को अगर एक अकेले कैपेसिटर से बताना हो तो उस अकेले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होएगा वो हम यहां पे दर्शा सकते हैं। तो इस अकेले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होएगा उसकी वैल्यू प्रत्येक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के बराबर होगी। इट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन तीन पैरेलल कैपेसिटर के बजाय एक अकेला कैपेसिटर लगाएं जो कि वही काम करे जो कि तीन कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ करके कर रहे हैं, तो उस अकेले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस अमाउंट के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी हर कैपेसिटर के अंदर, उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। हर कैपेसिटर के एक कंडक्टर पे रहने वाला चार्ज, जैसे कि इसकी बात करें तो इसके अंदर जो यहाँ पे स्टोर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो Q1 स्क्वायर बाय 2C1, ऐसे इसमें होगी। सो थैंक यू वेरी मच। अब इस थ्योरी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस इस थ्योरी पे आधारित आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो थ्योरी हमने अभी पढ़ी थी उससे रिलेटेड जैसे पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस इक्वेशन से दिया जाता है, इस फार्मूले से दिया जाता है। आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो K टाइम्स हो जाता है। ये चीज हमने डिस्कस भी करी थी। नेक्स्ट है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर चेंजेस बाय चेंजिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। नहीं भाई, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसकी फिजिकल डायमेंशन पे, एरिया पे, दोनों कंडक्टर के बीच के सेपरेशन पे और उसके अंदर फिल्ड मटेरियल पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर पे चार्ज ज़्यादा या कम करने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट गलत होगा। इसका सही आंसर जो होगा फॉल्स, कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है चेंज चार्ज करने की वजह से होता है, वो चेंज नहीं होता है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन। This is the series combination. This is the series combination of capacitors equivalent
कैपेसिटेंस गिवन बाय, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इस फार्मूले से आता है। अगर 3 या 4 कैपेसिटर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस फार्मूले से आएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इससे आता है। नेक्स्ट, इफ कैपेसिटर connected to a battery, then after insertion of dielectric potential difference across conductors remains same। नहीं, अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और उसमें डाइलेक्ट्रिक का अपन ने इंसर्शन कर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा कंडक्टर के बीच में जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी। तो स्टेटमेंट सही है कि इफ़ द कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी देन आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 7, इफ चार्ज कैपेसिटर विच इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडक्टर्स रिड्यूस। हाँ, अगर चार्ज कैपेसिटर जो कि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर्स के बीच का रिड्यूस हो जाएगा, वो 1/k टाइम्स हो जाएगा, जो कि डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होता है। कैपेसिटर इज डिवाइस विच इज़ यूजफुल टू स्टोर द चार्ज। यस, कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करने के काम में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशन एंड मीडियम फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स। यस, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो हम बीच की मीडियम जो होता है उसकी परमिटिविटी, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स डिवाइडेड बाय उन दोनों कंडक्टर के बीच में कितना सेपरेशन है, इससे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये फिजिकल डायमेंशन पे निर्भर करता है और बीच के फील्ड मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।